एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञानवर्सिटी। माय नेम इज़ कनिका और हम यहाँ आपको HP सेट लाइफ साइंसेज पेपर 2 की तैयारी करवा रहे हैं। स्टूडेंट्स, हम यूनिट एवोल्यूशन पढ़ रहे थे। ठीक है, आज इसका लेक्चर 4 है। एवोल्यूशन में आज जो हम टॉपिक्स करने वाले हैं दैट इज एक तो ह्यूमन एवोल्यूशन, ह्यूमंस कैसे बने। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन करेंगे आज हम। ठीक है, इसके अलावा हम इथोलॉजी चालू करेंगे। इथोलॉजी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, बिहेवियर स्टडी करते हैं। मतलब क्या, बिहेवियर इकोलॉजी भी बोलते हैं हम इसको। क्या है, इट इज़ द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इथोलॉजी में बहुत से टॉपिक्स आते हैं। आज इथोलॉजी में हम एल्ट्रिज्म करेंगे। ठीक है, और दूसरा जो कंसेप्ट करेंगे दैट इज लर्निंग। ठीक है, तो इसके बाद मतलब ह्यूमन एवोल्यूशन को छोड़ के आगे के जितने टॉपिक हैं वो सब इथोलॉजी के पार्ट रहने वाले हैं आने वाले सभी लेक्चर्स के। ठीक है, इसके अलावा फोर्थ लेक्चर के अलावा आपके 2 लेक्चर्स और बचे हैं, फिर आपका एवोल्यूशन वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। ठीक, तो थोड़े से लेंथी जा रहे हैं, लेकिन आई विल ट्राई, क्योंकि टाइम कम बचा है। 6 लेक्चर्स में आपका पूरा एवोल्यूशन खत्म हो जाएगा। एवोल्यूशन मैंने पहले बताया बेटा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इजी है, तो इसको आप आराम से कर सकते हैं। 6 लेक्चर्स पढ़िए, एवोल्यूशन का सारा पार्ट आप यहाँ से कवर कर लेंगे। मतलब इट विल बी मोर देन इनफ टू कवर योर सिलेबस। ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट। ठीक है, हमने काफ़ी टॉपिक्स कर लिए हैं, ऑलमोस्ट 18-19 टॉपिक्स थे। आज हम इथोलॉजी में एल्ट्रिज्म करेंगे, लर्निंग करेंगे और एवोल्यूशन ऑफ मैन करेंगे। ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द एवोल्यूशन ऑफ मैन। मैन हमें पता है, मैमल्स पता है हमें। ठीक है, हम क्या हैं, मैन कैसे बने, हम ह्यूमंस कैसे बने, वी आर मैमल्स। ठीक है, मैमल्स की हमें पता है, वी हैव एक्सटर्नल पिना। ठीक है, हमारे पास एक्स्ट्रा पिना, हमारा जो कान है वो बाहर वाली साइड होता है। ठीक है, वी हैव बॉडी हेयर्स। ठीक है, वी गिव बर्थ टू यंग वंस ऑल्सो। ठीक है, यंग वंस को हम बर्थ देते हैं, हमारी बॉडी पे हेयर होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये जो है ये क्या है, मैमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है। बाकी क्या है, हमारी बॉडी में निपल्स वगैरह होते हैं। ठीक है, मैमल्स की ही एक क्लास है प्राइमेट्स, और उन प्राइमेट्स में हम मैन आते हैं। ठीक है, अगर मैं होमोसेपियंस की बात करूं तो इनका अगर मैं क्लासिफिकेशन देखूं, आर क्लासेस में मिल लिया, ऑर्डर इज प्राइमेटा। ठीक है, प्राइमेट्स या प्राइमेटा। ठीक है, सब ऑर्डर इज एंथ्रोपोइडिया। ठीक है, एंथ्रोपोइडिया याद करने का क्या तरीका है, एंथ्रोपोलॉजी याद रखना है। एंथ्रोपोलॉजी एक स्टडी होती है, इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमंस। अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर या ह्यूमंस। ठीक है, एंथ्रो वर्ड जहां भी आएगा तो समझ लेना ह्यूमंस की बात है। एंड द सब ऑर्डर इज पोइडिया, जीनस इज द होमो। ठीक है, एंड द स्पीसीज इज सेपियंस सेपियंस, सब स्पीसीज इज सेपियंस। ठीक है, मतलब सेपियंस सेपियंस, हम अपने आप में ही इकलौते हैं। हमारे प्रेजेंट डे कोई भी भाई बहन मतलब हमारे साथ का कोई और स्पीसीज नहीं है, जो थे वो ओवर द पीरियड ऑफ एवोल्यूशन खत्म हो चुके हैं। ठीक है, टाइमलाइन की बात करें बेटा, मैमल से प्राइमेट्स। ठीक है, कैसे बने प्राइमेट्स बेटा, लेट इयोसिन में इमर्ज हुए या फिर अर्ली ओलिगोसिन में इनकी इमर्जिंग देखी जाती है। ठीक है, द कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट इनटू ग्रासलैंड ड्रॉप द एवोल्यूशनरी शिफ्ट। ठीक है, क्यों मैन बनने की जरूरत पड़ी, क्यों प्राइमेट्स बने, क्योंकि इनिशियली फॉरेस्ट थे। ठीक है, फॉरेस्ट से जैसे ही ग्रासलैंड बने, ठीक है, ग्रासलैंड्स बने तो एक एवोल्यूशनरी शिफ्ट हुआ, ग्रासलैंड्स पे हमें ज़्यादा जो है डिपेंड होना पड़ा, इसलिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे मैमल्स बने हैं। अगर मैं ऑर्डर प्राइमेटा की बात करूं, प्राइमेट्स नहीं बेटा, प्राइमेटा होता है। ठीक है, तो इसके 2 ऑर्डर हैं, दो सब ऑर्डर्स हैं। एक है प्रोसिमाई, जिसमें जो ट्री ड्वेलिंग है, जो पेड़ों पे रहते थे जब फॉरेस्ट थे। ठीक है, इसमें जैसे ट्री श्रूज, लॉरिस, लेमर, टार्सियर्स। ठीक है, हमने ये देखे लॉरिस, लीमर, टार्सियर्स, ये पेड़ों पे रहने वाले जो बंदर टाइप जो आपको दिखते हैं, जिनको बंदर देखते हैं, आपने लीमा वगैरह देखे होंगे। ठीक है, वो सब इसमें आते हैं जो पेड़ों पे रहते हैं। वही सब ऑर्डर जो एंथ्रोपोइडिया है, ठीक है, ये ग्राउंड ड्वेलिंग है, जनरली ये जमीन पे रहते हैं, पेड़ों पे भी रहते हैं। इसमें भी 3 तरीके के हैं बेटा, एक है न्यू वर्ल्ड मंकीज। ठीक है, एक है ओल्ड वर्ल्ड मंकीज और एक है होमिनिड्स। न्यू वर्ल्ड मंकीज में आपके मार्मोसेट्स आते हैं और स्पाइडर मंकीज आते हैं। ठीक है, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज में आपके बबून और मंकीज आते हैं, जो हमारे मेन मंकी, जो बंदर हम देखते हैं ना, बंदर जिसके देखते हैं, बंदर से मिले जुले हमारे बबून्स वगैरह होते हैं। ठीक है, उसके अलावा होमोनिड्स में बेटा आपके एप्स, आपके गोरिल्ला, चिंपैंजी, ओरेंगुटन और मैन आते हैं। ठीक है, ऐसा हमारा वो है। तो ठीक है, अब मैं कोई सवाल पूछूं कि मैन जो है प्रेजेंट है वो मंकी के ज़्यादा क्लोज है कि गोरिल्ला के ज़्यादा क्लोज है, तो हम किसके ज़्यादा क्लोज हैं, गोरिल्ला के। अच्छा, एक चीज़ और कि कौन सा इन सभी प्राइमेट्स में मैन सबसे ज़्यादा किसके बराबर है, मतलब किसके ज़्यादा पास है, तो याद रखना वो चिंपैंजी के सबसे क्लोज है। ठीक है, ह्यूमन और चिंपैंजी का 99% डीएनए जो है सिमिलर है, सिर्फ 1% डीएनए का डिफरेंस है, बाकी सिमिलर है। ठीक है, और देखो एक 1% डिफरेंस ऑफ डीएनए सीक्वेंस की वजह से चिंपैंजी और हम में कितना डिफरेंस है। ठीक है, तो याद रखना मैन का सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट जो रिलेटिव है इन होमोनिड्स इज चिंपैंजी। चलिए ठीक,
अब कुछ मॉडिफिकेशन की बात करते हैं कि इन एप्स से, ठीक है, एप्स जो आए हमारे, ठीक है, बंदर लाइक, ठीक है, लंगूर वगैरह जो है, उनसे ह्यूमन बनने में क्या क्या मॉडिफिकेशंस हमारे अंदर आए जिसकी वजह से हम ह्यूमंस बने, ठीक है, क्योंकि हमारे जो इंसेस्टर्स रहे होंगे वो एप्स ही रहे होंगे, वो होमोनिड टाइप्स ही रहे होंगे, ठीक है। पहला है बेटा बाइपेडल लोकोमोशन। हमारे जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो 4 पैरों पे चलते थे, 4 लिम्ब हाइंड लिम्ब दोनों का यूज़ करते थे, लेकिन ह्यूमंस जो है बेटा वो 4 लिम्स उनके फ्री हो गए। एप्स भी 4 लिम्स पे चल लेते हैं जैसे चिंपैंजी वगैरह, बट बहुत कम टाइम के लिए चल पाते हैं। वही हम ह्यूमंस क्या है बेटा, हम जो है हम काफ़ी देर तक, अब हमारी डेवलपमेंट इस तरीके से हुई है कि वी कैन वॉक फ्रीली ऑन 4 लिम्स, ठीक है। हमारे 4 लिम्स, जो हाथ वाला जो हिस्सा है वो क्या है, वो अब फ्री है, ठीक है, और फ्री है और यूज टू मैनिपुलेटिंग ऑर्गन, इसको एज मैनिपुलेटिंग ऑर्गन, खाना पकड़ने के लिए, किसी और काम के लिए यूज़ करते हैं। जबकि मेरे जो हाइंड लिम्स हैं, ठीक है, जो मेरे हाइंड लिम्स हैं उन्हें हम चलने के लिए यूज़ करते हैं, और इसी को हम बाइपिडल, ठीक है, बाइपिडल क्योंकि 2 पैर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा है हमारा पोस्चर ठीक हुआ है, अपराइट हुआ है। हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो कुछ इस तरीके से थे, उनका पोस्चर ऐसे था ना, नीचे 2 पैर ऐसे कुछ ऐसा, लेकिन अब पोस्चर क्या हो गया, अब ये सीधा हो गया है, 2 पैर और ये ऐसे, ठीक है। अपराइट पोस्चर हुआ है बेटा। जो हमारे हाइंड लिम्स हैं, ठीक है, वो छोटे हो गए, अच्छा ठीक है, हाइंड लिम्स जो थे एप्स के केस में छोटे थे, हमारे केस में लॉन्गर हो गए। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कि हमारे एंसेस्टर्स और हमें क्या चेंजेस आए हैं। एब्डोमिनल रीजन, जो पेट वाला रीजन था एप्स का बड़ा था क्योंकि झुका हुआ था ना, ठीक है, लेकिन हमारा क्या है, छोटा हो गया है, ठीक है। थोरैक्स वाला जो रीजन है वो बेटा इनका नैरो था, हमारा ब्रॉड हो गया, ठीक है। ये वाला आगे वाला जो थोरैक्स वाला रीजन है हमारा, शोल्डर वगैरह वाला एरिया हमारा ब्रॉड हो गया है। कर्व्स इन वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, एक सिंगल कर्व होता था, ठीक है, हमारे जो इंसेस्टर थे वो सिंगल कर्व में ही हो जाता था, जितने भी वर्टिब्रल रीढ़ की हड्डी थी। हमें 4 कर्व बनते हैं, मतलब हम अलग अलग तरीके से हमारी बॉडी को जो है कर लेते हैं। इस तरीके से भी कर सकते हैं, पूरा भी झुक सकते हैं, ठीक है, या पीछे को भी हो सकते हैं। तो 4 तरीके के कर्व्स हमारी बॉडी में बनते हैं। वहीं जो लंबर वर्टिब्रा था, वर्टिब्रा में जो हमारा लंबर रीजन है बेटा, उसमें 6 से 7 वर्टिब्रा होते थे, ठीक है, और हमारे पास ह्यूमंस में कितने हैं, 4 से 5 है। टेल जो थी बेटा हमारे इंसेस्टर्स में कईयों में थी, कईयों में नहीं थी, और हम में तो टोटली ही एब्सेंट है, ठीक है। तीसरी जो हमें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आए दैट इज ग्रास्पिंग लिम्स, ठीक है। एप्स ग्रास्प नहीं कर सकते, हमें क्या है बेटा, ओपोजिबल थंब है। आप देखेंगे जितने भी और मैमल्स हैं उनमें ओपोजिबल थंब नहीं है। एक बहुत बड़ी डिस्कवरी, एवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा चेंज है। एक उल्टा हाथ होने, एक उल्टा मतलब जो सॉरी उल्टा हाथ नहीं, एक अंगूठा होने से, ठीक है। 5 उंगलियां हैं, बाकी सबकी सिमिलर होंगी, ठीक है, बाकी सबके अगर 5 है वो सिमिलर है, ठीक है। उनका थंब भी फिंगर्स की तरह काम कर रहा है, लेकिन हमारा अपोजिबल थंब है। ये थंब क्या करता है, चीज़ें पकड़ने में हेल्प कराता है, ठीक है। ग्रास्पिंग लिम्स जो एप्स में नहीं है, ठीक है। तो याद रखना अपोजिबल थंब ह्यूमन का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। ब्रेन कैपेसिटी की बात करें कि ब्रेन सीसी में, अच्छा ब्रेन कैपेसिटी को हम बेटा सीसी में काउंट करते हैं, ये चीज़ याद रखना। क्रेनियल कैपेसिटी जिसको बोलते हैं, एप्स में 450 से 600 सीसी तक रहा, ह्यूमंस में 1300 से 2000 सीसी तक, मतलब क्रेनियल कैपेसिटी। ब्रेन बड़ा है, ब्रेन हमारा बड़ा है, इसलिए क्या है, हम ज़्यादा सोच पाते हैं, ज़्यादा समझ पाते हैं, मतलब हमारे ब्रेन के जो पार्ट्स हैं, जो टिश्यूज़ हैं वो ज़्यादा बेटर डेवलप्ड है, इसलिए हम ज़्यादा सोच पाते हैं, समझ पाते हैं, हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस है, ठीक है, और हम लॉजिकल ज़्यादा हैं, ठीक है। फेस की बात करें, ठीक है, एप्स में प्रोगनेथस फेस था। प्रोगनेथस बेटा याद रखना है प्रोट्रूडेड, मतलब कि मुंह बार की तरफ है। आपने बंदर देखे ना, मुंह बार की तरफ होता है, बीच वाला जो नाक के नीचे वाला रीजन है वो ऐसा फूला हुआ सा होता है, ठीक है। चिन एब्सेंट, इनमें चिन एब्सेंट होती है। हम कैसे हैं, हम ऑर्थोगनेथस हैं, ठीक है। ऑर्थोगनेथस से ब्रॉड कम है, ठीक है, ज़्यादा चौड़ा कम है, और जो बाहर को फूला हुआ निकला था वो वैसा नहीं है, वो थोड़े से ह्यूमन लाइक फीचर्स हैं, और चिन हम में प्रेजेंट होती है। फूड हैबिट्स की बात करें बेटा, फूड हैबिट्स एप्स वर प्योरली हर्बीवोर, हार्श मटेरियल पे खा लेते हैं, ठीक है। हर्बीवोर थे, सेलुलोज अच्छे से खा लेते थे, लेकिन हमने क्या बोला, ड्राइविंग फोर्स क्या थी एवोल्यूशन में, पेड़ खत्म हुए, ग्रासलैंड्स बने। तो ग्रासलैंड्स में ये कैसे बेटा, हर्बीवोर थे, ह्यूमंस भी इनिशियली हर्बीवोर थे, लेकिन धीरे धीरे बेटा ड्यू टू लैक ऑफ फूड ये ओमनीवोर हुए, और सॉफ्ट मटेरियल ज़्यादा खाते हैं, हार्ड मटेरियल कम खाते हैं, ठीक है। इसके अलावा बेटा टीथ एंड डेंटल अरेंजमेंट को देख लेते हैं। एप्स के केस में जो दांत है बेटा रफली यू शेप डेंटल अरेंजमेंट है, मतलब रफली यू शेप्ड है, ठीक है, यूज जैसा दिखता है। इनमें कैनाइंस बड़े हैं, इंसीजर्स बड़े हैं, क्यों, बिकॉज हार्ड मटेरियल खा रहे हैं तो उसको चीरना भी पड़ेगा, ठीक है। तो चीरने के लिए क्या यूज कर रहे हैं, कैनाइंस एंड इंसीजर। और डाइस्टेमा जो है प्रेजेंट है। डाइस्टेमा क्या है बेटा, इसके पीछे ये वाला जो रीजन है, ठीक है, तो डाइस्टेमा इज प्रेजेंट, ठीक है। ये खुला ज़्यादा मास्क जो प्रेजेंट है। वही ह्यूमन के केस में इट इज़ मोर पैराबोला। पैराबोला कुछ इस तरीके से, ठीक है, राउंडेड थोड़ा ज़्यादा है, उसमें थोड़ा यू है, इसमें थोड़ा पैराबोला ज़्यादा है, ठीक है। स्मॉल कैनाइन स्मॉल इंसीजर्स, हमारे कैनाइन्स और इंसीजर्स कम हो गए हैं, क्यों, क्योंकि हम सॉफ्ट फूड ज़्यादा खाते हैं। और डाइस्टेमा एब्सेंट है, इसके पीछे का जो ये चमड़ी वाला या जो जुड़ा हुआ होता है हमारी, इससे क्या बोलते हैं, हमारी
जीभ से जो जुड़ा होता है वो वाला हिस्सा जो एब्सेंट है। इनके केस में जीभ से जुड़ा हुआ डाइस्टेमा वाला हिस्सा जो है प्रेजेंट है, ठीक है। अब डाइस्टेमा क्या है बेटा, गैप बिटवीन इंसीजर एंड कैनाइन टू एकोमोडेट द लार्ज कैनाइन ऑफ द ऑपोजिट जो, ओके सॉरी माई मिस्टेक, डाइस्टेमा मैंने आपको गलत बता दिया, एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ, माई मिस्टेक, ठीक है। डाइस्टेमा क्या है बेटा, आपके इंसीजर और कैनाइन के बीच में गैप होता है। अगर मेरे नीचे का इधर कैनाइन इधर है, ठीक है, और इधर मेरा इंसीजर है, तो बीच में गैप होगा ताकि ऊपर वाला जो जॉ है उसका इंसीजर सॉरी कैनाइन जो है इसमें फिट बैठ पाए जब मुंह बंद करें, ठीक है। तो डाइस्टेमा किन में होगा, क्योंकि जिनमें बड़े कैनाइन है तो इनमें डाइस्टेमा प्रेजेंट होगा। पैराबोला किस में होगा, ह्यूमंस में, सॉरी डाइस्टेमा एब्सेंट होगा क्योंकि हमारे कैनाइन्स ही छोटे हैं, तो हमारा वो गैप फिल हो गया हुआ है, ठीक है। माई मिस्टेक प्लीज़, है ना, ये ऑनेस्ट मिस्टेक मेरी साइड से हो गई। चलिए अब बेटा कुछ पॉइंट्स और हैं, ठीक है, कि ह्यूमन में क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें कम हुई हैं और कौन कौन सी बढ़ी हैं, ठीक है। ह्यूमन में बेटा सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ स्मेल कम हो चुकी है। बाकी जो पुराने जो हमारे एंसेस्टर्स में उनमें सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ स्मेल कम हो गई क्योंकि हम पका पकाए खाने पे ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। ब्रीडिंग कैपेसिटी कम हो गई है, हमारे एंसेस्टर्स ज़्यादा ब्रीड करते थे, ज़्यादा उनके बच्चे होते थे। बॉडी हेयर हमें कम हो गए हैं, ठीक है। आप लंगूर वगैरह को देखेंगे उनकी बॉडी में ज़्यादा ऑर्गन्स है, ठीक है, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट अब धीरे धीरे कम हो गई है। वही इंक्रीज ह्यूमन में क्या चीज़ बढ़ी है बेटा, इंक्रीज इन कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हम कल्चरली सोशल हो गए हुए हैं, हमारा अपना एक सोशल नेटवर्क बन गया, हम सोशल एनिमल्स हैं, ठीक है। हैं तो एप्स भी, लेकिन उतने नहीं जितना सोशल सर्कल्स हमारा है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा इसको समझते हैं, टर्शरी पीरियड से अब कैसे कैसे आए, ठीक है, उनको एक बार कंसेप्ट को समझते हैं। कौन कौन आए इसको याद रखना है बेटा, और इसी से चलेगा, ठीक है। तो कहाँ से चलेंगे, ओलिगोसीन से चलेंगे टुवर्ड्स द मियोसीन, ठीक है। ये हमारे पुराने हैं, ठीक है, हमारे पुराने एंसेस्ट्रल फॉर्म्स हैं, ये हमारी न्यू है प्रेजेंट डे फॉर्म्स है। ओलिगोसीन टर्शरी पीरियड में ओलिगोसीन जो केस आया, अब ह्यूमन का कैसे कैसे बहुत से सब स्पीसीज आती रही हैं, उनको हम एक एक पढ़ेंगे। पहले आया बेटा प्रोप्लियोपिथिकस। प्रोप्लियोपिथिकस क्या थे बेटा, इनकी बाइपेडल लोकोमोशन नहीं थी, ये क्या थे, हमारे नॉर्मल एप्स की तरह थे। इसी के बाद ओलिगोसीन पीरियड में खत्म होते होते ये बने इजिप्टोपिथिकस, जो कि मॉर्फोलॉजिकल तो सेम थे बट डिफरेंट लोकेशन, ठीक है। इन्हीं की तरह थे, प्रोप्लियोपिथिकस की तरह थे, देखने में भी सेम थे लेकिन किसी और जगह पे थे, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन बेटा आता है, एक चीज़ याद रखें कि कहाँ से ह्यूमन बनना चालू हुए। तो बेटा याद रखना, जितना भी हम एंसेस्ट्रल हम फॉसिल्स पढ़ते हैं, इट इज़ फाइंड आउट कि सबसे पुराने ह्यूमन फॉसिल्स आपको अफ्रीका में मिले हैं। तो इट इज सेड कि अफ्रीका में डेवलपमेंट हुई है, उसके बाद ये पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है डाइवर्ज हुए हैं, मूव आउट किए हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। तो अफ्रीका इज कंसिडर्ड द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। बाकी है बेटा, फिर मियोसिन और प्लियोसिन में क्या हुआ बेटा, लिम्नोपिथिकस आए, प्लियोपिथिकस आए एंड प्लियोपिथिकस आए, ठीक है। इनमें बेटा, इनमें भी बाइपेडल लोकोमोशन नहीं थी लेकिन साइज डिफरेंट था, ठीक है। और क्रेनियल कैपेसिटी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं था, डिफरेंट बॉडी का साइज अलग था। प्लियोसिन में बेटा आपके प्रोकंसल्स आए, अर्ली मियोसिन में आपके ड्रायोपिथिकस आए, मियोसिन में आपके ओरियोपिथिकस, रामापिथिकस एंड सिवापिथिकस ये आए। ये आपको बेटा पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। याद कौन कौन से रखने हैं, अच्छा इसके बाद रखना है आपके पीरियड वाइज याद रखने। ओरियोपिथिकस, रामापिथिकस इंपॉर्टेंट है आपके, प्रोलियोपिथिकस अलग है, प्रोकंसल्स है, ड्रायोपिथिकस है। डायरेक्ट आता है कि कौन से पीरियड में कौन सा आया है, ठीक है। अगर मैं क्वाटनरी पीरियड की बात करूँ, ठीक है, जो प्लीस्टोसोन इपोक चल रहा है, ठीक है, इसमें कौन कौन से आए, दिस इज इंपॉर्टेंट। पहले आए बेटा ऑस्ट्रेलोपिथिकस, नाम से ही पता चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में इसके फॉसिल्स मिले थे, ठीक है। ये फुली पहले बाइपेडल थे, जो पैरों पे चढ़ने वाले थे, ये पहले एप मैन थे, दीज आर द फर्स्ट एप मैन, ठीक है। स्क्रीनशॉट रख लेना है, लिख लेना है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। इनकी क्रेनियल कैपेसिटी कितनी थी बेटा, 450 से 650, और देखने में कुछ ऐसे थे। होमो हिबिलिस आए उसके बाद। हिबिलिस याद रखना बेटा, ये पहले थे जो बेटा टूल्स बनाते थे। हिबिलिस क्या है, हैबिट थी जिनमें। अब हैबिट किस चीज़ की थी, टूल्स बनाने की, तो ये पहले टूल मेकर होमोनिड थे, ठीक है। ये इनका बेटा पर पूरा चलते बेशक उस पे थे, 2 पैरों पे थे, ठीक है, लेकिन पोस्चर पूरा सीधा नहीं था, इरेक्ट नहीं था, थोड़ा अभी भी तिरछा था, ठीक है। और क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ के कितनी हो गई, 700 से 800 सीसी तक हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा आपके आए क्वाटनरी में ही, प्लीस्टोसिन इपोक में होमो इरेक्टस। इरेक्टस वर्ड से ही पता चल रहा है इरेक्ट है, सीधा। अब पोस्चर पहली बार सीधा हुआ है। इसमें 2 आते हैं, एक आते हैं जावा मैन, एक आता है पीकिंग मैन। जावा मैन का क्रेनियल कैपेसिटी बेटा 940 सीसी था और मिड पॉइंट बिटवीन एप्स एंड मैन। जावा मैन को मिड पॉइंट माना जाता है एप्स, जो हमारे पिछले एंसेस्टर्स हैं, मतलब कि जो बंदर टाइप हमारे एंसेस्टर्स हैं, लंगूर वगैरह, उनके और मैन के बीच के मिड पॉइंट माना जाता है, ठीक है। तो जावा मैन ये याद रखना है। पीकिंग मैन बेटा 850 से 1200, ठीक है, सीसी तक की इनकी रेंज थी, ठीक है। फिर आए बेटा हमारे होमोसेपियंस। होमोसेपियंस की क्रेनियल कैपेसिटी बढ़
बढ़ के 1350 तक हो गई। इसमें कौन कौन से आए, ठीक है, याद रखना, 1 बाय 1 याद रखना। इसमें पहले हाइडलबर्ग मैन आए, फिर निएंडरथल आए, फिर सोलो मैन आए, फिर रोडेशियन आए, फिर क्रो मैग्नॉन मैन आए, और एंड में होमो सेपियंस सेपियंस आए। आज हम प्रेजेंट डे होमो सेपियंस सेपियंस है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखनी है। क्रेनियल कैपेसिटी याद रखनी है, कौन पहले आया कौन बाद में आया, ये याद रखना, ठीक है। पहला बाइपेडल कौन था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। पहला एपमैन कौन था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। फर्स्ट टूल मेकर कौन था, होमो हेबिलिस। क्रेनियल कैपेसिटी याद रखनी है। होमो इरेक्टस कौन थे, ठीक है, कौन कौन आते हैं होमो इरेक्टस में, जावा मैन, पिकिंग मैन। होमो सेपियंस में ये सारे आते हैं, हाइडलबर्ग, निएंडरथल। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, ये जो नाम है ना, हाइडलबर्ग, निएंडरथल, सोलो, रोडोशियन, ये बेटा किस पे बेस्ड होते हैं, ये बेस्ड होते हैं कि जहाँ ये मिले। हाइडलबर्ग बेटा आई थिंक जर्मनी में है, ठीक है, जर्मनी में ये इनके फॉसिल्स मिले थे तो वहाँ से। निएंडरथल एक वैली है, वहाँ मिले थे तो वहाँ से है। रोड आइलैंड में मिले थे, रोडोशियन, क्रो मैग्नॉन, आई डोंट रिमेंबर, होमो सेपियंस। वैसे ही जो रामापिथिकस पढ़े हमने, है ना, ठीक है, रामापिथिकस, शिवापिथिकस पढ़े। रामापिथिकस आई थिंक आपको मिला था सिरमौर वैली में मिले हुए हैं, ठीक है, इसके जो अवशेष हैं वो सिरमौर वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश में मिले हुए हैं। जैसे शिवापिथिकस सिरमौर में मिले हैं, इसके अलावा कहाँ मिले हैं, ये मध्य प्रदेश में आई थिंक जो भीमबेटका आपके केव्स हैं, वहाँ पे केव पेंटिंग्स मिली हैं, ठीक है, और वहीं पे आपके कुछ फॉसिल्स और मिले हैं, ठीक है। चलिए अब बेटा इथोलॉजी चालू करते हैं। यहाँ हमारा इवोल्यूशन ऑफ मैन खत्म हो गया। इथोलॉजी क्या है बेटा, इथोलॉजी होती है स्टडी ऑफ बिहेवियर पैटर्न्स। जब हम किसी ऑर्गेनिज्म के पढ़ते हैं, जनरली हम किसके पढ़ेंगे, ह्यूमन से रिलेटेड पढ़ेंगे, और भी टॉपिक्स आएंगे, ठीक है। जो पहला टॉपिक है दैट इज एल्ट्रिज्म। एल्ट्रिज्म क्या होता है, एक आसान भाषा में बोलूँ कि एल्ट्रिज्म चल रहा है कि हम ग्रुप में रह रहे हैं, ठीक है, मैं एक ग्रुप में रह रही हूँ, मेरे परिवार है, ठीक है, लेट्स से एक रफ सा आइडिया दे देती हूँ, मेरा पूरा परिवार है, हम 5 जनों का परिवार है, ठीक है। बाहर से कोई टेररिस्ट अटैक हो जाता है, ठीक है, आई एम द हेड ऑफ द फैमिली, मेरे 4 बच्चे हैं, ठीक है, मेरी एक बुजुर्ग माँ है, तो ठीक है, मैं क्या करूँगी, आई वॉन्ट टू सेव माई किड्स, ठीक है, और माई फैमिली। मैं क्या बोलूँगी कि तुम चारों जाके छुप जाओ, और मैं बोलूँगी कि ये टेररिस्ट मुझे आके मार रहे हैं, मैं इनको भगा दूँगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, एक रफ कंडीशन है, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि मैंने क्या किया बेटा, मैंने खुद की जान गंवा दी अपने परिवार को, अपने किन, अपनी रेस को बचाने के लिए, ठीक है। तो फायदा किसका हुआ, फायदा इन चारों का हुआ। तो जो जिसका फायदा हो रहा है उसको बोलते हैं रिसिपिएंट, जिसका बेनिफिट है। और एल्ट्रिस्टिक क्या है, जो कॉस्ट पे कर रहा है, जो या तो खुद मर रहा है या तो खुद किसी घाटे में जा रहा है अपने परिवार को बचाने के लिए, ठीक है। इसी कंसेप्ट को हम एल्ट्रिज्म बोलते हैं, ठीक है। जानवरों में बहुत ज़्यादा होता है, कैसे कैसे होता है हम एक एक करके इसको पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। एल्ट्रिज्म एक मैंने आपको रफ एक एग्जांपल के थ्रू, वैसे ही होता है कि ठीक है कोई कंडीशन है, ठीक है, हम कहीं घूमने जा रहे हैं, ठीक है, हम पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, लेकिन जो सबसे एक बीमार बंदा है, बीमार बंदा बोल रहा है, पूरा ग्रुप चल रहा था, बीमार बंदे की वजह से पूरा ग्रुप पीछे हो रहा है, तो बीमार बंदा बोलेगा मैं यहीं रुक जाता हूँ, तुम एवरेस्ट चढ़ के आओ और एवरेस्ट पे फतह करके आओ। तो एल्ट्रिस्टिक कौन हुआ, बीमार बंदे की वजह से पूरे ग्रुप को वो हो रहा था, तो वो एल्ट्रिस्टिक हो गया, हम रिसिपिएंट्स हो गए, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं। तो एल्ट्रिस्ट क्या है, वन विच परफॉर्म्स एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर एंड बियर्स द कॉस्ट फॉर बिहेवियर। मतलब वो कोई ऐसा बिहेवियर कर रहा है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि मरना ही होता है उसमें, ठीक है, मरते नहीं है, मतलब हो सकता है उनका नुकसान हो रहा है, जो कॉस्ट बेयर कर रहा है उस बिहेवियर की, वो एल्ट्रिस्टिक है। रिसिपिएंट क्या है, जो उस बिहेवियर, जो एल्ट्रिज्म के बिहेवियर की वजह से बेनिफिट हो रहा है, जिसके लिए फायदा हो रहा है, ठीक है। ये बेटा फिटनेस के लिए बहुत जरूरी है। ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज विच इंक्रीज रिप्रोडक्टिव सक्सेस, एबिलिटी टू ट्रांसफर जीन्स टू द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। और क्यों जरूरी होता है बेटा फिटनेस। अब फिटनेस का मतलब ये नहीं कि मैं सेहतमंद हूँ, फिटनेस का मतलब ये है कि जैसे फर्स्ट कंडीशन में बेटा मैंने अपने बच्चों की जान बचाई, ठीक है, मैं मर गई कोई फायदा नहीं क्योंकि मेरे बच्चे हो चुके हैं, लेकिन मेरे बच्चों से आगे फर्दर जनरेशंस बननी है, उन्होंने रिप्रोड्यूस करना है। अगर मेरा बच्चा बच रहा है तो मतलब वो मेरे जीन्स को फर्दर कैरी ऑन करने की क्षमता रखेगा अगर वो जिंदा रहता है तो, ठीक है। तो ये है फिटनेस। फिटनेस बोलते हैं कि ऐसी एक्टिविटी जो आपकी रिप्रोडक्टिव सक्सेस को बढ़ा रहा है, ठीक है। तो काइंड ऑफ, बेशक मैं मर गई उस टेररिस्ट अटैक में, लेकिन मेरा बच्चा जी गया, वो आगे अपनी जनरेशन को कंटिन्यू करेगा, मेरे जीन्स को कंटिन्यू करेगा, तो वो फिट है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फिटनेस, ठीक है। फिटनेस वो नहीं, जिम वाला नहीं, फिटनेस यहाँ पे मतलब है कि रिप्रोडक्टिवली दे आर फिट, ठीक है। एबिलिटी टू ट्रांसफर जीन टू द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। एल्ट्रिज्म इज द बिहेवियर दैट रिड्यूसेस इंडिविजुअल पर्सनल फिटनेस। मतलब इस बिहेवियर की वजह से, एल्ट्रिज्म की वजह से क्या है, कोई एक इंडिविजुअल का जो फिटनेस है, मतलब उसका रिप्रोडक्टिव चांस जो है वो कम हो जाएगा, बल्कि रिसिपिएंट का बढ़ जाएगा, दूसरे का बढ़ेगा, ठीक है। और कॉज ऑफ जेनेटिक रिलेटेडनेस। अच्छा, और ये किस पे डिपेंड करता है बेटा, ये डिपेंड करता है जेनेटिक रिलेटेडनेस। अब ये जेनेटिक रिलेटेडनेस क्या है बेटा, इसको हम स्मॉल आर से जो है डिनोट करते हैं। ये डिपेंड करेगा, अच्छा ये डिपेंड करेगा कि आप किसी से, आप उसको बचाएंगे जो आपके बेटा जीन जेनेटिकली रिलेटेड है। मैंने क्या कहा, मैं अपने परिवार को बचा रही हूँ, ठीक है। मेरे घर में जब टेररिस्ट अटैक हुआ, हम 5 थे, ठीक है, साथ में हमारे आसपास
एक गाय की पॉपुलेशन थी, गाय का परिवार था, एक कुत्ते का परिवार था, ठीक है। अगर टेररिस्ट अटैक है, सबसे पहले मैं अपने परिवार को बचाऊंगी, ठीक है। इट्स नॉर्मल, मैं बचाने की कोशिश करूंगी उनको भी, ठीक है, उन जानवरों को भी, लेकिन मैं सबसे पहले किसे बचाऊंगी बेटा, अपने परिवार को, अपने जीन्स को बचाऊंगी, ठीक है, रेदर देन दूसरे जीन्स, ठीक है। तो ये जो एल्ट्रिज्म है बेटा, ये आर पे डिपेंड करता है, जेनेटिक रिलेटेडनेस पे करता है, ठीक है। वो कुत्ते और जो वो गाय की पॉपुलेशन है, हो सकता है उनको मैं वहीं छोड़ के अपनी फैमिली को भगा दूँ, ठीक है। आप समझ रहे हैं? तो एक इस पे डिपेंड करता है जेनेटिक रिलेटेडनेस, एंड इट इज शोन बाय स्मॉल आर। और याद रखना आर हमेशा पॉजिटिव होता है, इट इज नेवर इक्वल टू आर, ठीक है। मतलब मेरे जिसमें जीन्स होंगे मैं उसी को बचाने की कोशिश करूंगी। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेंडेंसी ऑफ परफॉर्मिंग एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर। मतलब जितना ज्यादा एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर, जितना एक्सट्रीम होगा, उतना ज्यादा बेटा आपका क्या होगा, रिलेटेडनेस होगा, ठीक है। अगर मैं अपनी जान दे रही हूँ तो मैं जान उसी के लिए दूंगी ना जो मेरे खानदान का होगा, ठीक है। किसी और खानदान का होगा मैं जान थोड़ी ना दूंगी। मैं अकेली हूँ और वहाँ कुत्ते बिल्ले तो मैं खुद भागूंगी, कुत्ते बिल्लों को लेके नॉर्मल में नहीं भागूंगी, ठीक है, अगर मेरे लिए वो प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। द फ्रैक्शन ऑफ एलील शेयर बिटवीन टू इंडिविजुअल एज अ रिजल्ट ऑफ कॉमन डिसेंडेंस, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, और किस पे है बेटा, ये एलील्स पे डिपेंड करता है, कि वही बात है कि जेनेटिक लेवल पे कॉमन डिसेंडेंस की जितना पास क्लोज, ठीक है। मैं अपने बच्चों को पहले बचाऊंगी, बाकी चीज़ों को बाद में। ये है एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर। जनरली एल्ट्रिस्टिक इज इक्वल टू रिसिपिएंट, और ये जेनेटिकली रिलेटेड होते हैं, ठीक है। चलिए, इसमें दो कंसेप्ट आते हैं बेटा, एक आता है किन सिलेक्शन और एक आता है ग्रुप सिलेक्शन, ठीक है। किन सिलेक्शन किस में होता है, एल्ट्रिज्म में ही आता है, इसको समझते हैं, इसको किन एल्ट्रिज्म बोलते हैं। अकर्स इन सोशली ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनिजम्स, ये उनमें होते हैं बेटा जो सोशली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ठीक है। और फेवर द रिप्रोडक्टिव सक्सेस ऑफ एन इंडिविजुअल इवन एट द कॉस्ट ऑफ इट्स ओन रिप्रोडक्टिव सक्सेस, ठीक है। ये वाला एग्जांपल जो मैंने आपको बताया, ठीक है, जो मैंने अभी आपको किन सिलेक्शन बताई है, कि मैं कोई एक इंडिविजुअल का फायदा होता है, ठीक है, कि मैं खुद की जान दे दूंगी अपने बच्चे को बचाने के लिए, ये है किन सिलेक्शन। मैं अपने खानदान को बचा रहे, किन का मतलब होता है आपका खानदान, खानदान को बचा रहे हैं, किसी इंडिविजुअल को बना रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ और रिप्रोडक्टिव, क्योंकि मैं रिप्रोड्यूस कर चुकी हूँ, ठीक है, मेरे को किसको, अपने 2 बच्चों को बचाना है, ठीक है। इसमें बेटा एल्ट्रिस्टिक इज मोर देन वन, क्योंकि एल्ट्रिज्म बिहेवियर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसमें एल्ट्रिज्म आप अपनी जान तक इसमें दे सकते हैं, बट रिसिपिएंट इज यूजुअली सिंगल और फ्यू नंबर, और इस केस में जो रिसिपिएंट है वो कम है, क्योंकि मेरे 10 बच्चे तो नहीं होंगे, 1 या 2 ही होंगे, ठीक है। तो एल्ट्रिज्म जो रिसिपिएंट है इट इज लेस देन वन, और एल्ट्रिज्म का बिहेवियर इज मोर देन वन, ठीक है। एल्ट्रिस्टिक सप्रेस देयर ओन रिप्रोडक्टिव सक्सेस, इसमें क्या है, एल्ट्रिस्टिक अपनी रिप्रोडक्टिव सक्सेस को कम कर देते हैं, और ये जनरली खानदानी होती है, किन सिलेक्शन होती है, ठीक है। और सोशली ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनिजम्स, ये उन्हीं में होगी, सब में नहीं होगी, सोशली ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस, ठीक है, एप्स, उसमें होगी, ठीक है। सेकंड इज योर, अच्छा इसमें एक और एग्जांपल देती हूँ। एक जंगल में हम रह रहे थे, ठीक है, एक बंदर था, एक बंदर के 2 बच्चे थे। बंदरिया ने देखा कि जंगल में आग लग गई। अब बंदरिया ने क्या किया, अपने बच्चों को जंगल से बाहर निकाल दिया, लेकिन उस टाइम आग इतनी फैल चुकी थी कि बंदरिया ने कहा कि मेरे को क्या कर दो, मैं खत्म हो जाती हूँ, मेरे बच्चे जो है जंगल से बाहर सेफली निकल जाए। ये किसका एग्जाम्पल है, किन सिलेक्शन का। फिर आता है बेटा सेकेंड टाइम, दैट इज ग्रुप सिलेक्शन। ग्रुप में क्या है बेटा, इसमें एल्ट्रिस्टिक कम होंगे, मतलब एल्ट्रिज्म कम होंगे, लेकिन जो रिसिपिएंट है वो पूरा ग्रुप होगा। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ग्रुप में रहते हैं, 5 से 10 के ग्रुप्स में रहते हैं, ये जनरली एप्स में बहुत देखने को मिलता है, ठीक है, चिंपैंजीज वगैरह में बहुत देखते हैं। इसमें जो कॉस्ट ऑफ बिहेवियर है बेटा वेरी मच हाई, बहुत ज़्यादा होती है, और बेनिफिट क्या है, इंक्रीज द टोटल ऑफ ग्रुप, मतलब इसमें जो है इंक्रीज लाइफ स्पेन होता है पूरे ग्रुप का, ठीक है। ग्रुप की बात है, इसमें परिवार भी रह सकते हैं, और पूरा परिवार, इसमें बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स रहते हैं, लाइक एप्स में। ह्यूमंस में ग्रुप सिलेक्शन उतना नहीं होता है, बट इनमें जैसे कि एप्स वगैरह में बहुत ज़्यादा है। नेचुरल सिलेक्शन सिलेक्ट दिस बिहेवियर ओनली इफ स्पेसिफिक कंडीशंस आर मेट, और सिर्फ स्पेसिफिक कंडीशन हो तभी, ठीक है। ग्रुप में मैं कैसे बोल रही हूँ, लेट्स से, ठीक है, एक तालाब पे भैंसों का झुंड था, ठीक है, और वहाँ पे एक शेर आ गया, वो क्या था, पानी पी रहा था, शेर आ गया। शेर ने क्या किया, अब ये सारे भागेंगे, ये कम से कम 10 या 20 भैंसों का झुंड था, और वो रिश्तेदार भी हो सकते हैं, जान पहचान वाले भी हो सकते हैं, दूर का भी हो सकते हैं। इसमें क्या होगा, किसी एक को वो खाएगा, जैसे वो 20 के 20 को नहीं खा रहा है, वो किसी एक को खाएगा, जिसको खा रहा है वो क्या है, वो एल्ट्रिस्टिक है, उसने अपनी जान दी बाकी 19 को बचाने के लिए। ये है ग्रुप सिलेक्शन, और बाकी पूरा ग्रुप जो है आपका बच जाता है, ठीक है। तो ये आई होप आपको क्लियर हो। डिफरेंसेस आपने याद रखने हैं बेटा, डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है बेटा हिमिल्टन्स रूल का। हिमिल्टन्स रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, हॉट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हिमिल्टन रूल बोलता है R इंटू बी इज ऑलवेज मोर देन C, ठीक है, कई बार यही लिखने को आ जाता है। R इज द कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस, B है बेनिफिट कितना है और कॉस्ट कितनी है। क्या बोलता है कि रिलेटेडनेस से बेनिफिट कितना हुआ वो हमेशा कॉस्ट से ज़्यादा होता है, ठीक है, ये चीज़ें बोलती हैं। कंडीशन समझते हैं।
क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें आता है बेटा रेसिप्रोकल एल्ट्रिज्म, एल्ट्रिस्टिक रिसिपिएंट ऑफस्प्रिंग सर्वाइव एंड रिप्रोडक्टिव फेज रीच, ठीक है। रेसिप्रोकल एल्ट्रिज्म में क्या है कि वही बात है कि आपका रिसिपिएंट सर्वाइव कर गया तो उसके ऑफस्प्रिंग सर्वाइव कर गए, तो मतलब वो रिप्रोडक्टिव फेज में पहुंचेंगे और वो क्या है, वो जिंदा रह जाएंगे, ठीक है। एक बेटा इंक्लूसिव फिटनेस का टॉपिक आता है बेटा। इंक्लूसिव फिटनेस होती है कि डायरेक्ट फिटनेस, ठीक है, और प्लस इनडायरेक्ट फिटनेस। चलिए अब समझते हैं इंक्लूसिव फिटनेस का जो फॉर्मूला होता है कि डायरेक्ट फिटनेस प्लस इनडायरेक्ट फिटनेस। चलिए कहाँ थे हम, इंक्लूसिव फिटनेस पे, ठीक है बेटा। ये होता है बेटा डायरेक्ट फिटनेस प्लस इनडायरेक्ट फिटनेस। क्वेश्चंस भी करेंगे, हमें आगे समझ आएंगे, ठीक है। कि क्या है डायरेक्ट फिटनेस होती है कि कितने, अगर मैंने कोई एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर किया है, कितने ऑफस्प्रिंग बचे हैं, ठीक है, इनटू आर, ठीक है। आर मल्टीप्लाई बाय 0.5, ठीक है। आर की वैल्यू अलग अलग होती है बेटा। और इनडायरेक्ट फिटनेस प्लस इनडायरेक्ट फिटनेस क्या है कि मेरा किसी के साथ रिलेशनशिप कैसा है। क्वेश्चंस करेंगे फिर ज़्यादा बेटर समझ आएंगे, ठीक है। अब वैल्यूज ऑफ आर है बेटा, ये आपने याद रखनी है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर किसी का ऑफस्प्रिंग है, मतलब किसी का बच्चा है, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 0.5। सिबलिंग्स है, मतलब वो डिपेंड करता है कि रिलेटेडनेस कितनी है। आपको पता है डायरेक्ट क्वेश्चन है कि ऑफस्प्रिंग जो है पेरेंट्स और बच्चों के 50% जीन्स सेम होते हैं तो वो 0.5 बन गया, ठीक है। सिबलिंग्स के भी 50% जीन्स सेम होते हैं तो 0.5 बन गया। हाफ सिबलिंग्स मतलब कजन्स वगैरह जो होते हैं बेटा, उनका 25% जीन सेम होते हैं तो 0.25 बन गया। नीस एंड नेफ्यू, ठीक है, भतीजे भांजे जो होते हैं वो भी बेटा 25% सेम होते हैं, 25 बन गया। ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ भी 0.25 सिमिलैरिटीज होती हैं तो ये 25 बन गया। कजन्स के साथ बेटा 0.125 ये बनता है, ठीक है। वैल्यूज याद रखनी है, यहाँ पे आपने ये वैल्यूज आपने आर में डालनी है, ठीक है। क्वेश्चन है कैलकुलेशन, आप कैलकुलेट कीजिए। 8 ऑफस्प्रिंग्स हैं, 2 कजन्स हैं, ठीक है, 2 नेफ्यूज हैं, 5 ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, ठीक है। तो अब मुझे आपने बताना है क्या क्या है। ये रिलेटेडनेस में ये है बेटा, ये इनडायरेक्ट फिटनेस में आएंगे कजन्स। डायरेक्ट फिटनेस में क्या आएंगे, ऑफस्प्रिंग्स आएंगे, ठीक है। और कजन्स नेफ्यूज ग्रैंड चिल्ड्रन ये किस में आएंगे, ये मेरे आएंगे इनडायरेक्ट फिटनेस में, ठीक है। तो ऑफस्प्रिंग आर मतलब क्या है बेटा कि कितने नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स है मल्टीप्लाई आर, आर की वैल्यू 0.5, ठीक है। कजन्स के साथ प्लस जो इनडायरेक्ट फिटनेस है, दिस इज द डायरेक्ट फिटनेस, दिस इज इनडायरेक्ट फिटनेस, तो ये क्या हो जाएगा एक बड़ा सा वो, ठीक है। 2 थे, 2 कजन्स थे, कजन्स का हो गया 0.125 प्लस 2 नेफ्यूज थे 2 इंटू 0.25, ठीक है, प्लस 5 ग्रैंड चिल्ड्रंस थे प्लस 0.25। इस तरीके से आपने वैल्यू डालनी है, ठीक है। इस तरीके से आपका जो है आंसर निकल आएगा, ठीक है। रूल याद रखना है, इफ डेथ अकर्स द वैल्यू बिकम नेगेटिव। अच्छा अगर डेथ हो जाती है, लेट्स से आप किसी की डेथ हो जाती है, ठीक है, और इसमें से 2 कजन्स खत्म हो गए तो बेटा आपकी वैल्यू जो है ये माइनस में चली जाएगी। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन खत्म हुआ, फिर हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। हैमिल्टन रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट, रूल याद रखना है क्वेश्चंस भी से रिलेटेड। और इंक्लूसिव फिटनेस मैंने आपको बता दी, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने को आते हैं। वैल्यूज आपने आर की याद कर लेनी है। चलिए अब आता है हमारा सेकंड कंसेप्ट ऑफ इथोलॉजी। इथोलॉजी में हम एल्ट्रिज्म कर चुके हैं। अब जो सेकंड जो टॉपिक आता है दैट इज लर्निंग। लर्निंग क्या है, सीखना, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, सीखने में क्या होता है कि हमारा जो नॉर्मल बिहेवियर हम उसे मॉडिफाई कर रहे हैं ऑफ एन इंडिविजुअल विच डिपेंड्स अपॉन द एक्सपीरियंस ऑफ एन इंडिविजुअल्स लाइफ टाइम। और क्या है कि पूरी उम्र में किसी इंडिविजुअल ने क्या क्या सीखा और क्या क्या खुद में मॉडिफिकेशन की बेटा, वो लर्निंग होती है, ठीक है। और ये बेटा हमें रिवॉर्ड और पनिशमेंट दोनों देती है, ठीक है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होती है, जब हमें कोई रिवॉर्ड मिलता है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है, जब हमें किसी लर्निंग की वजह से, कोई नई काम की वजह से पनिशमेंट मिल रही है, ठीक है। थॉप्स ने इसको क्लासीफाई किया। अगर आपने बीएड की है तो थॉप्स की क्लासिफिकेशन आपने वहाँ पढ़ी होगी बेटा, ठीक है। बीएड में आता है, लर्निंग के कंसेप्ट आते हैं। थॉप्स बोलते हैं कि जो लर्निंग है बेटा 2 तरीके की, एक फ्लेक्सिबल है और एक रिस्ट्रिक्टेड लर्निंग है। फ्लेक्सिबल लर्निंग वो है जो इजीली मॉडिफाई की जा सकती है, ठीक है। और रिस्ट्रिक्टेड लर्निंग क्या है, जो इजीली मॉडिफाई नहीं की जा सकती, ठीक है। फ्लेक्सिबल लर्निंग का एक एग्जांपल दे देती हूँ। लेट्स से मैं अभी मेरा बच्चा 4th क्लास में पढ़ता है, वो बार बार 2+2 को 5 लिखा जा रहा है, ठीक है। 2-4 चांटे एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, ठीक है, वो अपने आप 2+2 4 कर देगा, ठीक है। चांटे नहीं मारने पर समझा के, जस्ट सार्कास्टिक वे में अभी बोल रही थी, ठीक है। तो 2+2 4 ये इजिली मॉडिफाइड है, ये फ्लेक्सिबल लर्निंग है, इट कैन बी चेंज। वही रिस्ट्रिक्टेड लर्निंग क्या है, जो आपका बेटा हार्डकोर बिहेवियर सिस्टम बैठ गया है, ठीक है। कि इट इज लाइक ये बच्चा बचपन से ही जिद्दी है। जिद्दी नेचर को चेंज करना क्या आसान है, नहीं। जो जिसका बचपन से टिल 15 साल की उम्र तक जो जिद्दी है, उसको बड़े होकर जिद्दी नेचर छोड़ना मुश्किल होगा। तो ये है रिस्ट्रिक्टेड लर्निंग, जो जिसमें चेंजेस बहुत मुश्किल होते हैं, ठीक है। अब बेटा इसमें एक हैबिचुएशन का कॉन्सेप्ट आता है, फिर हमने देखना है ग्रेजुअल फेडिंग ऑफ रिस्पॉन्स टुवर्ड्स अ स्टिमुलेशन व्हेन प्रेजेंटेड रिपीटेडली विदाउट रिवॉर्ड और पनिशमेंट। ऑर्गेनिज्म लर्न्स द स्टिमुलस इज सेफ, न्यूट्रल और रिलेवेंट, ठीक है। और हम लर्न कब करते हैं बेटा, हैबिचुएशन मतलब हैबिट फॉर्मेशन, ठीक है। कि
कोई भी रिस्पॉन्स लेट्स से, ठीक है, मुझे जो है चॉकलेट कोई दे रहा है, ठीक है, मुझे कोई चॉकलेट दे रहा है तो मैं उससे अच्छे से बात कर रही हूँ, ठीक है, ये कोई भी अच्छे से बात कर रहा है, दूसरे दिन भी चॉकलेट दे रहा है मैं अच्छे से बात कर रही हूँ, तीसरे दिन भी दे रहा है, रोज रोज चॉकलेट खा के एक दिन मैं बोर हो जाऊंगी और मुझे हैबिट पड़ जाएगी मैं इस टाइम पे जाऊंगी मुझे चॉकलेट देगा ही देगा, ठीक है। या फिर अब ये चॉकलेट दे या ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता, या तो मेरा मन भर जाएगा, एक ही कंडीशन हो सकती है, ठीक है। एक दूसरा है कि आज मैंने चॉकलेट खाने नहीं जाना है, तीसरा ये है कि मैं इस टाइम पे जाऊंगी खुद ब खुद वो मुझे चॉकलेट दे देगा, ठीक है, मुझे मांगना नहीं पड़ेगा। ये है हैबिचुएशन, फॉर्मेशन ऑफ हैबिट, कि ग्रेजुअल जो बेटा आपको कोई स्टिमुलस दिया, चॉकलेट क्या थी, स्टिमुलस थी, ठीक है, व्हेन रिप्रेजेंटेड रिपीटेडली, जब रोज रोज आपको रिपीटेडली दी जा रही है विदाउट रिवॉर्ड और पनिशमेंट, जिसमें कोई रिवॉर्ड और पनिशमेंट नहीं मिल रहा है, ऑर्गेनिज्म जो है स्टिमुलस से ऑर्गेनिज्म लर्न टू स्टिमुलस इज सेफ, और उनको पता स्टिमुलस सेफ है, न्यूट्रल है, इररिलेवेंट है, मेरे फायदा क्या नहीं है, न्यूट्रल है या इररिलेवेंट है, ठीक है। ये होता है बेटा आपका हैबिचुएशन। अब आता है क्लासिकल कंडीशनिंग, पैवलॉव का कंसेप्ट है, ठीक है, बहुत बार आता है, ये सब बीएड में कंसेप्ट भी आते हैं, ठीक है। इसको बेटा क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है उसको समझते हैं, ठीक है। कुत्ते पे उन्होंने इसको टेस्ट किया था, डॉग पे, ठीक है। कंडीशन रिफ्लेक्स एक्वायर्ड इन लाइफ टाइम एस्टेब्लिश अपॉन अ प्री एग्जिस्टिंग अनकंडीशन रिफ्लेक्स यू आर इननेटली प्रेजेंट, ठीक है। होता क्या है इसको समझते हैं, इसमें दो चीज़ें होती है, एक होता है कंडीशनल रिफ्लेक्स जिसे हम CS करके लिख रहे हैं, ठीक है। कंडीशनल जो आप क्लासिकल कंडीशनिंग है कि कब कोई एक स्टिमुलस आएगा, कंडीशनल एक स्टिमुलस आएगा तो ठीक है, सॉरी कंडीशनल रिफ्लेक्स है बेटा, और CS इज योर स्टिमुलस, ठीक है। एक कंडीशनल स्टिमुलस देंगे, कोई स्टिमुलस आएगा, उस पर कोई बिहेवियर होगा, ठीक है, कोई बिहेवियर होगा, उसकी वजह से उनमें कोई चेंजेस आएंगे, ठीक है। कैसे होगा समझते हैं। डॉग पे उन्होंने टेस्ट किया था कि एक कुत्ते के आगे अगर खाना रख रहे हैं, ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज अनकंडीशनल स्टिमुलस, ठीक है, अनकंडीशनल, पहली बार जब रखा गया है, कुत्ते के आगे खाना रख रहे हैं तो उसको सेलिवेशन होगा, सेलिवेशन क्या, थूक निकलेगा खाना देके, दिस इज अनकंडीशनल रिफ्लेक्स, ये इनेटली है, बाय बर्थ प्रेजेंट है, ठीक है, बाय बर्थ है, खाना देख के लार टपकती है, हम ह्यूमंस में भी टपकती है, ठीक है। और 10 दिन तक उन्होंने क्या किया, पहली कंडीशन ये थी, ठीक है, 10 दिन के लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने किसी पर्टिकुलर टाइम पे बेल रिंग की, ये है कंडीशनल, ठीक है। फूड जो है, ठीक है, फूड क्या था नॉर्मल कंडीशन में, ये अनकंडीशनल कि खाना दिखेगा तो लार टपकेगी, थूक आएगा मुंह में, ठीक है, देख के, ठीक है, ये अनकंडीशनल है, ये इनेटली है, बाय बर्थ है, चाहे किसी भी जानवर के साथ कर लो। लेकिन उन्होंने कुत्ते के साथ क्या किया, उसके बाद 10 दिन तक खाना तो था जो अनकंडीशनल आपका स्टिमुलस था, लेकिन साथ में खाने के साथ वो बेल मारते थे, ठीक है, बेल मारते थे, और जैसे ही वो बेल मारते थे कुत्ते को सेलिवाइजेशन हो जाती थी 10 दिन तक। तो ये क्या था, ये तो इनेटली है, ये अनकंडीशनल रिफ्लेक्स है, ये कंडीशनल नहीं है, ये हमने एक्वायर नहीं किया है, ये बेटा बाय बर्थ है, ठीक है, सेलिवाइजेशन होता है। 10 दिन के बाद उन्होंने क्या देखा कि मैंने खाना हटा दिया, लेट्स से मैंने खाना हटा दिया, लेकिन मैंने बेल रिंग की, बेल रिंग क्या थी बेटा आपकी, कंडीशनल स्टिमुलस थी, कंडीशनल थी, मतलब ये मैं आर्टिफिशियली दे रही थी, बेल रिंग की तो कुत्ते को खुद ब खुद सेलिवाइजेशन आ गया, क्या आ गया, थूक आ गया, ये कैसा हुआ आपका कंडीशनल रिस्पॉन्स, ये कंडीशनल रिस्पॉन्स है कि थूक निकलना कंडीशनल हो गया है, बेल बजेगी तो वो आ जाएगा चाहे खाना हो या ना हो, ठीक है। ये उन्होंने क्या किया, ये है बेटा आपका एग्जांपल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है, कि कैसा आप स्टिमुलस दे रहे हैं, उस स्टिमुलस की वजह से इट कैन रिप्लेस योर अनकंडीशनल रिफ्लेक्स, मतलब जो बाय बर्थ था वो आपकी बिहेवियर को चेंज कर रहा है, ठीक है, और ये आप एक्वायर करते हैं, ठीक है, ये आपने एक्वायर किया है लाइफ टाइम, ठीक है, ये सीखा नहीं है। चलिए, अब कंडीशनल रिफ्लेक्स कैन भी बेटा 3 तरीके के हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ, बेस्ड ऑन रीइंफोर्समेंट, कैसी रीइंफोर्समेंट है, ठीक है। पहली है बेटा कंडीशनल एक्सेप्टेंस, कि अगर आपने कोई बिहेवियर चेंज किया है तो वो एक्सेप्ट हुआ है, उसमें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, ठीक है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, उसको क्या मिल रहा था, उसको खाना मिल रहा था, तो एनिमल परफॉर्म्स बिहेवियर, वो दोबारा दोबारा वो परफॉर्म किया करेगा, ठीक है। मैं किसी बच्चे के साथ, एक छोटा बच्चा है, ठीक है, उसको पता है कि उसने अगर 10 में से 10 मार्क्स लिए हैं, मैं उसको क्या दे रही हूँ, टॉफी दे रही हूँ, ठीक है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, तो वो बार बार कोशिश करेगा कि मैं 10 में से 10 लेके आऊँ, तो ताकि मुझे क्या मिले, एक्स्ट्रा टॉफी मिले, ठीक है। एक होती है कंडीशनल इनहिबिशन, माइल्ड पनिशमेंट, इसमें क्या है, माइल्ड पनिशमेंट है, ठीक है, बच्चा था 10 में से 5 आए, मैंने उसे टॉफी नहीं दी, ठीक है, लेकिन उसको क्या है, इसको टॉफी नहीं दी, दूसरे को दी, उसको दिखेगा कि अब मैं 10 में से 10 लेके आऊंगा ताकि मुझे टॉफी मिले, ये है बेटा कंडीशनल इनहिबिशन, ठीक है, माइल्ड पनिशमेंट है, एनिमल मे और मे नॉट परफॉर्म, वो परफॉर्म कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, वो 10 में से 10 लाने की कोशिश कर भी सकता है, या उसको बोलेगा जान दे परे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। फिर आता है कंडीशनल अवॉइडेंस, अवॉइडेंस या अवर्जन में क्या है बेटा, आपको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होगा, बच्चे क्या है 10 में से 0, उसको मार पड़ी, मार तो क्या ही पड़ी ना, टीचर ने उसको बहुत मारा, अब वो क्या बनेगा, मार से बचने के लिए क्या करेगा, कोशिश करेगा 10 में से 10 लेके आए, बैड एक्सपीरियंस है, वो क्या करेगा, मैं दोबारा 10 में से 0 नहीं लेके आऊंगा, हाई नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव उसमें आ रहा है, पनिशमेंट मिल रही है, और बैड एक्सपीरियंस है, ही विल ट्राई कि वो दोबारा से ये काम नहीं करे।
आई होप आपको तीनों टाइप्स जो है विद एग्जाम्पल समझ आ गए होंगे, ठीक है। बेटा एक होता है बेटा इंटरमीडिएट रीइंफोर्समेंट इंक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ लर्निंग मोर देन नॉर्मल रीइंफोर्समेंट। अच्छा एक चीज़ याद है कि नॉर्मल रीइंफोर्समेंट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी अच्छी नहीं है। बिहेवियर के लिए इंटरमीडिएट बीच वाली, जहाँ ज़रूरत है कहीं आपको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत होती है, कहीं आपको नेगेटिव, वो बीच वाला मिड पाथ जो है उसको हम इंटरमीडिएट रीइंफोर्समेंट बोलते हैं। वो बेटा आपकी लर्निंग को ज़्यादा बेटर करता है। बार बार मैं बच्चे को टॉफ़ी दिए जा रही हूँ 10 में से 10, वो बच्चे के लिए हानिकारक भी तो है, वो बच्चा बिगड़ जाएगा, उसको लगेगा हाँ मैं तो क्या ही हूँ, ठीक है। बिहेवियर के लिए इट इज़ नॉट गुड। तो व्हाट आई विल डू, किसी टाइम टॉफ़ी दे दी, किसी टाइम नहीं दी, किसी टाइम गुड बोल दिया, किसी टाइम आप उसको क्या है उसको ऑपरेट करने की कोशिश करेंगे, उसको बेटर तरीके से जो है बच्चे को हैंडल करने की कोशिश करेंगे ताकि आदतें भी ना बिगड़े, ठीक है। ये है बेटा आपका इंटरमीडिएट रीइंफोर्समेंट। तो कौन सी ज़्यादा बेटर है, इंटरमीडिएट, बीच वाली, पॉजिटिव नेगेटिव जिसमें दोनों चलता है, ठीक है। तीसरा बेटा एक आपका कंसेप्ट आता है ऑपरेंट लर्निंग, दैट इज ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है। ये बेटा ओपरेंट लर्निंग होती है बेटा जब आपके बेसिक इंस्टिंक्ट्स काम करते हैं। हंगर थर्स्ट बोलते हैं ना कि क्या बोलते कि कुएं के पास प्यासा जाता है, प्यासे के पास कुआं नहीं आता। अगर मुझे भूख लगी है, पानी लगी है, तो मैं खुद अपने लिए नए तरीके ढूंढूंगा अपने लिए खाना लेने के, ठीक है। मुझे पैसे की ज़रूरत है तो मुझे पैसे कमाने के लिए अपने आप तरीके बनाने पड़ेंगे, ठीक है। दैट इज़ द कंसेप्ट कि बेसिक इंस्टिंक्ट जो आपकी नीड है बेटा वो आपको क्या करती है, वो आपको लर्निंग के लिए, नए बिहेवियर के लिए प्रोत्साहन करती है, ठीक है। एनिमल इसमें बेटा ऑपरेटर होता है, मतलब जो काम कर रहा होता है। यहाँ पे समझते हैं स्किनर ने इसको अच्छा ऑपरेंट लर्निंग स्किनर का कंसेप्ट है, यहाँ समझते हैं कि एक कबूतर डाला, पक्षी डाला बेटा, उसमें एक रेड डॉट था और आगे फूड के जैसे वो रेड डॉट दबाता था, ठीक है, पैकिंग करता था, उस पर अपनी चोंच मारता था तो खाने के जो है फूड ट्रे आ जाता था, ठीक है। तो जब उसने पहली बार बेटा रेड डॉट पे दबाया होगा तो उसने 10,000 बार, उसको भूख लगी होगी, उसने इस खाली अंदर डब्बे में 1000 जगह उसने क्या है चोंच मारी होगी, लेकिन किसी एक टाइम पे उसने उस रेड डॉट को भी हिट किया होगा। जिस टाइम रेड डॉट को हिट किया फूड ट्रे अपीयर हुई। लर्निंग क्या हुई, अब उसको पता चल गया जितनी बार मैं रेड डॉट पे दबाऊंगा मेरा खाना आएगा। दिस इज लर्निंग। और कौन इसको इस इंस्टिंक्ट को रन कर रहा है, ड्राइव कर रहा है, दैट इज योर बेटा हंगर थ्रस्ट या बेसिक नीड्स जो आपकी है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद कुछ और छोटे टॉपिक है, लेटेंट लर्निंग और डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। लेटेंट लर्निंग क्या है, परफॉर्म्ड इन एब्सेंस ऑफ बेसिक इंस्टिंक्ट एंड रीइंफोर्समेंट, ऑर्गेनिज्म स्टोर्स इन्फो व्हाइल एक्सप्लोरिंग, यूजेस इट लेटर। लेटेंट लर्निंग क्या है कि जब आपका बेसिक इंस्टिंक्ट काम नहीं कर रहा, आप नीड नहीं है, ठीक है। मैं चला हूँ, ठीक है, लेट्स से एक बच्चा है 10 साल का, ठीक है, वो बाजार जा रहा है, ठीक है। वो बाजार जा रहा है, मम्मी ने बोला सब्जी लेके आओ, ठीक है। रास्ते में 50 दुकानें हैं, ठीक है। एक दुकान है डॉक्टर की, ठीक है, एक डॉक्टर की दुकान है जिसमें फार्मेसी की मेडिसिन मिलती हैं। वो रोज़ जाता है इस रास्ते से, अपनी सब्जी लेके घर वापस आ जाता है, ठीक है। एक दिन क्या हुआ, इसका दोस्त को चोट लग गई, ठीक है, दोस्त को चोट लग गई। अब वो कभी डॉक्टर की दुकान पे गया नहीं, इमीडिएट उसके साथ उसका दोस्त जा रहा था, उसको चोट लगी, लेकिन उसको पता है उसको दोस्त के पास लेके जाना है, ठीक है। वो घूमने जा रहा था तो उसको पता है, उसको याद है, उसके माइंड में याद है, वो कभी डॉक्टर की शॉप पे नहीं गया, लेकिन उसको पता है मैं इस रोड पे जाता तो यहाँ डॉक्टर की शॉप है, ठीक है। दिस इज लेटेंट लर्निंग, ठीक है। इट इज परफॉर्म्ड इन द एब्सेंस ऑफ बेसिक इंस्टिंक्ट रीइंफोर्समेंट। ऑर्गेनिज्म नॉलेज स्टोर करके रख लेता है, लेकिन उसको जरूरत पड़ने पर यूज करता है, और फिर वो अपने दोस्त को भाग के कहाँ लेके जाएगा, डॉक्टर के पास लेके जाएगा उसके ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, क्योंकि उसे पता है वो शॉप वहाँ थी। फिर आता है बेटा आपका डिस्क्रिमिनेशन, एडवांस वर्जन ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑर्गेनिज्म डिस्क्रिमिनेट बिटवीन डिफरेंट सिग्नल्स ऑफ सिमिलर वैरायटी, ठीक है। अब डिस्क्रिमिनेशन ये एडवांस लर्निंग है, ठीक है क्लासिकल कंडीशनिंग ही। डॉग का ही एग्जांपल ले लेते हैं। पहले उसने ऐसी वाली रिंग बजाई, ठीक है, ये वाली घंटी बजाई, तो वो उसको कंडीशनिंग होगी, वो खाना खाने आ जाता था। लेट से उसने उसके बाद एक इलेक्ट्रिक बेल बजाई, ठीक है। पहली बार गया इलेक्ट्रिक बेल बजाने पर उसको पता चला ये इलेक्ट्रिक बेल तो कोई और बजा रहा है, ठीक है तो बेल ही, लेकिन इलेक्ट्रिक बेल है, इसका साउंड कोई और है। तो उसको पता है वहाँ पे फूड नहीं है, किसी और ने बजाई, वो देखने तो गया होगा, पहली बार उसने देखा होगा अच्छा फूड तो है ही नहीं, तो लेकिन उसको डिस्क्रिमिनेंट हो गया कि जब ये वाली घंटी बजेगी इलेक्ट्रिक जिसकी आवाज़ अलग है तो उस टाइम पे फूड नहीं मिलेगा, और लेकिन जब मेरी ये वाली घंटी बजेगी टन टन वाली तब मुझे फूड मिलेगा, ठीक है। ये है बेटा आपका डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। चलिए रिस्ट्रिक्टेड लर्निंग, अब जो सेकंड टाइप वो तो हमने पढ़ ली, ये सब फ्लेक्सिबल लर्निंग से, ठीक है। लेकिन रिस्ट्रिक्टिंग लर्निंग में बेटा मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्टेड लर्निंग दो टाइप की होती है, एक होती है इम्प्रिंटिंग, एक होती है रीजनिंग एंड इनसाइट। इम्प्रिंटिंग क्या होती है बेटा, अकर्स इन अर्ली फेज ऑफ लाइफ टाइम, क्रिटिकल सेंसिटिव पीरियड, हाईली स्टेबल एंड रिमेन्स फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ। जो हमारी बिहेवियर होता है, किसी की कोर जो आदत होती है ना बेटा, वो इम्प्रिंटिंग होती है। जो बचपन में बन गई आदत वो लाइफ टाइम जो रहती है और बहुत आसानी से जाती नहीं है, हाई लेवल ऑफ स्टेबल होती है, ठीक है। दूसरी टाइप ऑफ जो आपकी रिस्ट्रिक्टिव लर्निंग है दैट इज रीजनिंग एंड इनसाइट, स्टे फॉर होल लाइफ टाइम एक्सक्लूसिवली फॉर हायर ऑर्गेनिज्म। जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं जो रीजन कर पाते हैं, ठीक है, वो रीजनिंग देख पाते हैं, मतलब जो
आगे जो कंडीशन चीज़ दिख रही है लेकिन उसके पीछे के लॉजिक, उसके पीछे की इंसाइट्स को देख पा रहे हैं, रीजनिंग कर पा रहे हैं, वो टाइप की बेटा आपकी रिस्ट्रिक्टेड लर्निंग है। ठीक है, चलिए एंड में बेटा अलग अलग बिहेवियर का ऑर्गेनिजम्स में कैसे कैसे इफेक्ट है एक ग्राफ से हम समझते हैं। मेटाजोआ से चालू करेंगे, सिंपल ऑर्गेनिज्म से, वर्म्स, इंसेक्ट्स, फिश, एम्फीबिया, बर्ड्स, मैमल, प्राइमेट्स, ह्यूमन तक जाएंगे। ह्यूमन्स आर हाईली डेवलप्ड। ठीक है, तो एक एक करते हैं। अगर बेटा मैं रिफ्लेक्स की बात करूं तो रिफ्लेक्स बेटा आपके रिफ्लेक्स जो बिहेवियर है वो बेटा सब में प्रेजेंट होता है इनिशियली। ठीक है, रिफ्लेक्स की बात करूं तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा है कि बिहेवियर किस तरीके से है। ठीक है, मेटाजोआज में रिफ्लेक्स ज़्यादा है बिकॉज बेटा इनमें कोई और सेंसरी ऑर्गन्स नहीं है, तो रिफ्लेक्स सिस्टम से ही काम करते हैं। इट इज़ मोर, और धीरे 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 जो है बाकी आते हुए ऑर्गेनिजम्स, मतलब जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व कर रहे हैं वो धीरे धीरे रिफ्लेक्स सिस्टम उनका कम होता गया है। अर्लियर ऑर्गेनिज्म वर्म्स इनमें ज़्यादा है बिकॉज इनमें बेटा सेंसरी ऑर्गन्स नहीं है। ठीक है, इंस्टिंक्ट्स की बात करूँ, ये वाला गलत बताया बनाया हो। ठीक है, इंस्टिंक्ट्स बेटा मेटाजोआ में नहीं होती, वर्म्स में चालू होती है। ठीक है, ये ग्राफ कुछ ऐसा होता है, वर्म्स वगैरह में, इंसेक्ट्स में, फिश एम्फीबिया वगैरह में ज़्यादा होता है, उसके बाद वो कम हो जाता है। ये है बेटा आपका डोमिनेंस ऑफ बिहेवियर, ये याद रखना बेटा, दिस इज फॉर योर वर्म्स। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, वहीं लर्निंग की मैं बात करूँ, आई होप आपको वर्म्स का क्लियर होगा, वर्म्स यहाँ से नहीं, मतलब पहले कम होगा उनमें ज़्यादा होगा। फिर आपका बेटा लर्निंग है, लर्निंग बेटा इंसेक्ट से चालू होती है, कम होती है लेकिन इंसेक्ट से चालू होती है और धीरे धीरे करके ह्यूमंस में ज़्यादा, ह्यूमंस में तो लर्निंग ऑब्वियसली ज़्यादा है। फिर आता है रीजनिंग, रीजनिंग बाकी किसी में नहीं है, रीजनिंग मैमल्स में धीरे धीरे बनना चालू होती है और प्राइमेट्स और ह्यूमंस में ज़्यादा होती है। कॉमन सेंस वाला ये ग्राफ है। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं। रिफ्लेक्स एक्शन किस में ज़्यादा होगा, इनमें होगा क्योंकि इनमें बेटा सेंस ऑर्गन्स कम है और ये लाइट वगैरह के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्ड होते हैं। इंस्टिंक्ट्स कब से चालू हो रहे हैं, वॉर्म्स वगैरह से, बाकियों में कम होते हैं। ठीक है, ह्यूमंस वगैरह में भी इंसेक्ट हो रहे हैं। लर्निंग आपकी फिश एम्फीबिया से चालू होती है और ह्यूमन में ज़्यादा होती है, रीजनिंग में ज़्यादा होती है। ठीक है, लास्ट जो टॉपिक है आज का दैट इज बेटा रिवर्बरेशन। ठीक है, ये मेमोरी सर्किट है, कैसे हमारी मेमोरी जो है स्टोर होती है। कन्वर्जन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ लर्निंग टू मेमोरी, हम जो सीख रहे हैं उसको हम मेमोरी में कैसे बना रहे हैं, परमानेंट कैसे बना रहे हैं बेटा, उसको देखते हैं। ये अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमें पता है हमारे ब्रेन में सारी नॉलेज कैसे जाती है, थ्रू न्यूरॉन्स जाती है और न्यूरॉन्स में क्या है, करंट दौड़ता है ना, हम उसमें क्या पढ़ते हैं, हमारे नर्व इम्पल्स पढ़ते हैं। ठीक है, वो कैसे, सेल बायोलॉजी में मैंने आपको बताया वो मिली वोल्ट में काम करता है। ठीक है, छोटे छोटे इलेक्ट्रिक करंट्स के बेसिस पे वो काम करता है इन अ न्यूरल सर्किट, मतलब हमारे नर्व सेल्स में करता है। हम पहले कोई लर्निंग कर रहे हैं ना बेटा, वो पहले शॉर्ट टर्म मेमोरी बनती है, एसटीएम बनती है। ठीक है, और शॉर्ट टर्म मेमोरी गो राउंड, जितना ज़्यादा हम इस बिहेवियर को परफॉर्म करेंगे उतना ज़्यादा उसके परमानेंट होने के चांसेस हैं। अगर इस बिहेवियर को मैंने दोबारा नहीं किया, लेट्स से मैंने आज कोई टेस्ट लर्न किया, आज लेक्चर लर्न किया, अगले दिन मैंने टेस्ट दे दिया, अच्छा हो गया, मैंने दोबारा ये लेसन नहीं पढ़ा तो मैं उसे थोड़े टाइम में भूल जाऊंगी। ये है बेटा आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी। फिर होती है अगर मैं इसको कंसोलिडेट करूँ, ठीक है, मेरी गो डाउन, जितना ज़्यादा मैं इसको रिपीट करूँगी उतना ज़्यादा इसका परमानेंट होने का क्या है, चांसेस है। फिर इसकी कंसोलिडेशन होगी बेटा, ये फिर जो है लॉन्ग टर्म, जितना ज़्यादा वही मैंने मेरी गो राउंड, फिर ये लॉन्ग टर्म मेमोरी बनेगी। अगर मैं बार बार इस चैप्टर को पढ़ती रहूँ, मैंने 10 बार पढ़ लिया टेस्ट देने के बाद भी, फिर ये परमानेंट हो जाएगा, मुझे पूरे साल नहीं भूलेगा। ठीक है, और लॉन्ग टर्म मेमोरी बेटा आपकी कोर मेमोरी में स्टोर हो जाती है और ये आपका बिहेवियर बन जाता है। ठीक है, ये है आपका रिवर्बरेशन। ठीक है, तो ऐसे हमने क्वेश्चन किया, आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए अब एक दो क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू हैमिल्टन्स रूल नेचुरल सिलेक्शन सिलेक्ट द एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर। ठीक है, हैमिल्टन क्या बोलता है कि एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर को सिलेक्ट करता है। इनमें से कौन सी इक्वेशन ट्रू है, याद है, यही है फॉर्मूला, ये याद रखना, दिस विल बी योर आंसर। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ठीक है, दूसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग एंसेस्ट्रल फॉर्म्स इज करेक्टराइज द फर्स्ट टूल मेकर। पहले टूल मेकर कौन थे, हिबिलिस, होमो हिबिलिस विल बी योर आंसर। चलिए चलिए, तो ये था बेटा हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद 2 लेक्चर्स और थोड़े से लेंथी लेक्चर्स हैं बट सिलेबस खत्म कर देंगे। आई विल ट्राई आज ही बाकी के 2 लेक्चर्स शाम तक, रात तक आपके अपलोड हो जाए, ताकि हम फिर कल से नई यूनिट पे मूव ऑन करें। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। कोई डाउट होगा तो भी बता दीजिएगा।